क्या आप जानते हैं कि मनोनीत और निर्वाचित में क्या अंतर होता है? क्या आप समझते हैं कि बिल और अधिनियम क्या होता है? क्या इन दोनों में अंतर आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है या नहीं? तो दोस्तों, आपने तैयारी तो आरंभ कर दिया होगा, आप पढ़ते भी होंगे और कभी कभी ये शब्दावलियां आपको बड़ा परेशान करती होंगी और जिसकी वजह से कभी आप यूट्यूब पर जाते होंगे तो कभी इंटरनेट पर जाते होंगे, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब एक जगह आपको नहीं मिलते होंगे और जिससे आप हमेशा ही परेशान रहते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो में बताऊंगा उन तमाम शब्दावलियों के बारे में जो छोटी छोटी शब्दावलियां हैं जो आपको हमेशा परेशान करती रहती हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, यानी कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शशि IAS अकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है IAS PCS के लिए। इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या M लक्ष्मीकांत सर की किताब की बात करें या किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बता देना चाहिए कि शशि IAS अकेडमी पर चलिए, जहाँ पर प्रवीण सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, वो भी IAS PCS के। तो आइए समझते हैं, अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सबसे पहले आइए जानते हैं कि निर्वाचित या किसे कहा जाता है। कैसे आप जानेंगे यह व्यक्ति निर्वाचित हो चुका है? देखिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर गांव से बिलोंग करते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे वे शहर से बिलोंग करते होंगे। जैसे गांव में आप देखते हैं तो गांव में अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण स्तर पर आप ग्राम प्रधान को देखते हैं और शहरी स्तर में आप देखते हैं तो नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, जहां पर पार्षद होते हैं। समझिएगा इस कहानी को। ग्राम अब समझते हैं सबसे पहले गांव स्तर पर। जैसे कभी आपके यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ होगा, ठीक है, हाल फिलहाल में या होने वाला हो, कोई प्रधान हुआ होगा जिसका 5 साल बीत गया हो, 5 साल बीत गया हुआ, किसी का बीता रहा हो, आपने इलेक्शन में भाग लिया हो, यानी कि मतदान किया हो, या आपके घर वालों ने उसे मतदान में जिताया हो या मतदान किए हो। तो जब किसी प्रधान को हम चुन लेते हैं, और कैसे चुनते हैं? मतदान के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट जब हम उसको निर्वाचित चुन लेते हैं तो वही व्यक्ति जो चुनाव जीत चुका है उसे कहा जाता है निर्वाचित कहा जाता है। उसी तरह जिस तरह से गांव में अगर देखा जाए, ग्रामीण स्तर पर हम एक ग्राम प्रधान को चुनते हैं मतदान के माध्यम से, उसे जब वो चुन लिया जाता है, वो जीत जाता है, कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसमें से एक कैंडिडेट जो जीत जाता है उसे बोला जाता है निर्वाचित बोला जाता है। आपने देखा है, आपने सुना होगा कि नवनिर्वाचित प्रधान, यानी कि नए नवेले चुने गए प्रधान हैं, और किसके द्वारा चुने गए हैं? जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है? निर्वाचित यूज किया जा रहा है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो शहरी स्तर में भी जब आप पार्षद को चुन लेते हैं और किसी पार्षद को आप चुन लेते हैं और वो निर्वाचित हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं नवनिर्वाचित पार्षद। तो ये है निर्वाचित का मतलब, ये है निर्वाचित का मतलब। बस इसमें कुछ नहीं जानना था, बस इतना जानना था कि जिसको आप चुनाव के माध्यम से चुन लेते हैं और वो विजयी घोषित हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? निर्वाचित बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? निर्वाचित बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। या ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, यानी कि किसी भी, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे वो राष्ट्रपति की बात करें, और चाहे हम बात करते हैं ग्राम प्रधान की या शहरी स्तर में पार्षद की बात करते हैं, जिसको भी हम चुनाव के माध्यम से चुनते हैं और वो विजयी घोषित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचित कहते हैं कि यह व्यक्ति अभी लोकसभा में निर्वाचित हुआ है, या यह व्यक्ति अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुआ है, या यह व्यक्ति अभी पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ है, या ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित हुआ है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि निर्वाचित किसे कहा जाता है, निर्वाचित किसे कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं मनोनीत के बारे में। देखिए, मनोनीत का मतलब यह हो जाता है ऐसे व्यक्ति को चुनना, ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट नियुक्त करना जिसका चुनाव नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? मनोनीत कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब ये हो जाता है जिनका इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि जिनको चुना नहीं जाता है, सीधा और सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें एक तरीके से मनोनीत कर दिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है या नॉमिनेटेड कर दिया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है मनोनीत कहा जाता है। जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, समाज की सेवा क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय उसे राज्यसभा में डायरेक्ट मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उसी को कहा जाता है मनोनीत कहा जाता है। यानी कि जिसका जो बिना इलेक्शन के सीधा राज्यसभा में पहुंच जाता है राष्ट्रपति के मनोनीत करने से, उसे क्या माना जाता है, मनोनीत सदस्य माना जाता है, या उसे क्या कहा जाता है, मनोनीत हुआ है। ठीक है। और जो चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर जाता है उसे निर्वाचित कहा जाता है। अब वो कहाँ पर निर्वाचित हो रहा है उसके हिसाब से बोला जाता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, या ग्राम प्रधान के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है। अब आइए समझते हैं बिल और अधिनियम के बारे में। लेकिन बिल और अधिनियम के बारे में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं संसद के बारे में। जैसे आपने कई बार मीडिया में सुना होगा, कई बार न्यूज चैनलों में सुना होगा, कई बार आप कई प्लेटफॉर्मों में सुने होंगे, प्लेटफॉर्मों वगैरह पे सुने होंगे, मतलब कि अलग अलग जगहों पर आप सुने होंगे कि संसद ने अभी यह कानून बना दिया या संसद ने अभी ऐसा किया। ठीक है। तो संसद का मतलब पहले समझिएगा। देखिए, संसद में अगर देखा जाए 3 प्रमुख बॉडी हैं। 3 प्रमुख बॉडी हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरे है राष्ट्रपति। एक तीनों को ही मिला दिया जाता है तो संसद का निर्माण हो जाता है। तो संसद कैसे बनती है, जिसमें लोकसभा, जिसमें राज्यसभा होती है और जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। फिर से समझिएगा, संसद को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि संसद ने ऐसा काम किया, संसद में ऐसा हुआ, तो जब संसद की बात आएगी तो वहां पर ये समझिएगा कि वहां पर लोकसभा की बात की जा रही है, लोकसभा की भी बात की जा रही है, राज्यसभा की भी बात की जा रही है और राष्ट्रपति भी उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि संसद का मतलब केवल लोकसभा, संसद का मतलब केवल राज्यसभा, संसद का मतलब केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बल्कि संसद की एक अभिन्न अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या संसद के क्या एक तरीके लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या इनमें से दोनों के होते हैं, या इनमें से किसी के नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी के नहीं होते हैं, बल्कि संसद के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। अब आइए समझते हैं बिल और अधिनियम के बारे में कि बिल किसे कहा जाता है और अधिनियम किसे कहा जाता है। पहले ये बातें क्लियर कर देता हूं कि क्या जो मैंने आपको संसद के बारे में बताया ये क्लियर है या नहीं। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें क्लियर है संसद का मतलब। अब आइए बात करते हैं बिल और अधिनियम के बारे में। देखिए, जब भी कोई नया कानून बनाने की बात की जाती है, चाहे वो लोकसभा से नया कानून लोकसभा से नए कानून की शुरुआत चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, तो उसे क्या माना जाता है, बिल माना जाता है। यानी कि बिल को कह सकते हैं एक कच्चा मसौदा कह सकते हैं। ठीक है। जब किसी कानून का निर्माण करना होता है, तो उस कानून जो बिल लाया जाता है तो उस कानून को बिल कहा जाता है। ऐसे समझ लीजिए, जब तक वह कानून का रूप नहीं ले लेता। जैसे मान लीजिए हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में कह दिया जाता है यदि अब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। ये हम ऐसा कानून सोच रहे हैं लाने के लिए। तो जो कानून हम लाने के लिए सोच रहे हैं या हम जो कानून सोच रहे हैं कि ये कानून बन जाए, उसको हम यदि लोकसभा या राज्यसभा में लेकर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अब कहानी को समझिएगा। तो हम एक ऐसे कानून चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 साल की सजा होनी चाहिए। हम एक ऐसे कानून चाहते हैं। तो मान लीजिए उस बिल की शुरुआत होती है लोकसभा से। तो लोकसभा में क्या होता है कि पूरी चर्चाएं होती हैं। जब लोकसभा में पास हो जाता है बिल तो भेजा जाता है उसे राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होती है और राज्यसभा में भी जब वह पास हो जाता है तो उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास। उस बिल को, अभी वो बिल है, अभी वो कानून का रूप नहीं लिया हुआ, समझिएगा। जब राष्ट्रपति के पास वह बिल जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं,
राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो उसी बिल को क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है। एक्ट का मतलब हो जाता है अधिनियम, यानी कि अब वही जो बिल था वो कानून का रूप ले लिया है। यानी कि अब क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो उसे 3 साल की सजा होगी, जो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया था। अब वही बिल अब क्या बन गया? एक्ट बन गया। एक्ट को क्या कहा जाता है? हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि बिल किसे कहा जाता है और अधिनियम किसे कहा जाता है। जब तक कोई कानून लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से तीनों जगह से पास नहीं हो जाता है तब तक उसे बिल कहा जाता है। और जब वही कानून एक तरीके से जब तीनों जगह से पास हो जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है, यानी कि अब पूरे तरीके से वो कानून बन जाता है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप एक बार जरूर मैसेज करिएगा और क्या नाम है कमेंट कर दीजिएगा। आपके सवालों का जवाब जरूर मैं दूंगा। अब आइए समझते हैं निर्विरोध और निर्दलीय का मतलब क्या होता है। दोस्तों, निर्विरोध और निर्दलीय का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपने टीवी चैनलों में जरूर सुना होगा कि निर्विरोध, ये व्यक्ति निर्विरोध चुने गए हैं, ये व्यक्ति निर्दलीय चुने गए हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आइए समझते हैं। सुना जरूर होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। आइए समझते हैं निर्विरोध के बारे में। देखिए, जैसे कि एक राष्ट्रपति थे जिनका नेम था नीलम संजीव रेड्डी। एक राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जब वे चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, यानी कि एक तरीके से उम्मीदवार के रूप में वे खड़े हुए थे, तो पहली बार वे हार गए थे। पहली बार क्या हुआ था? वे हार गए थे। और उसके बाद क्या होता है, जब दोबारा वे खड़े होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनके विरोध में कोई नहीं आता है, उनके विरोध में कोई नहीं आता है और वे राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाते हैं, यानी कि वे राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब उनके विरोध में कोई नहीं व्यक्ति आया, यानी कि कोई भी उम्मीदवार नहीं आया, तो उसे कहा गया निर्विरोध कहा गया। क्या कहा गया? निर्विरोध कहा गया। जिनके विरोध में कोई आया ही नहीं, जिनके विरोध में कोई आया ही नहीं, उसे क्या कहा गया? निर्विरोध कहा गया। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या कहा गया है? नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं, ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध एक तरीके से क्या जीत निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। जिनके विरोध में कोई नहीं आता उसे क्या कहा जाता है? निर्विरोध कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अब कोई आपसे कहता है, अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ के जो सदस्य हैं, जो विधायक चुने गए हैं, वो निर्विरोध चुने गए हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि इनके विरोध में कोई नहीं आया है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? निर्विरोध कहा गया है। कि निर्विरोध, इनके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कुंडा के बारे में सुना होगा, कुंडा राजा भैया के बारे में आपने सुना होगा। इस बार उन्होंने भी इलेक्शन का सामना किया, लेकिन इससे पहले वे हर बार निर्विरोध चुने जाते थे। जिनके विरोध में कोई नहीं आता था, इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि राजा भैया उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विधायक हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। राजा भैया एक ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्विरोध हैं, एक ऐसे कैंडिडेट हैं, एक ऐसे विधायक हैं जो उनके विरोध में आज तक कोई नहीं आया, निर्विरोध वे चुने गए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए समझते हैं निर्दलीय का मतलब क्या होता है। दोस्तों, निर्दलीय का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा, राज्यसभा या एक तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की बात करते हैं, ठीक है, इन सभी के चुनाव लड़ने के लिए, या वैसे तो राष्ट्रपति की भी बात कर सकते हैं, वैसे तो राष्ट्रपति वैसे पार्टी के विचारधारा से होते हैं, लेकिन किसी पार्टी से भी नहीं होते हैं, वैसे उस हिसाब से देखा जाए। ठीक है, जैसे लिखा गया है, बाकी चीजें छोड़ देते हैं, चलिए उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए हम समझ लेते हैं निर्दलीय के बारे में। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, बिना किसी दल को ज्वाइन किए हुए वो निर्वाचित हो जाता है या एक तरीके से लड़ता है या जीत जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? निर्दलीय विधायक या निर्दलीय सांसद बोला जाता है। जैसे इसको फिर समझिएगा, मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। इधर वो बीजेपी के पास जाता है कि बीजेपी से कहता है आप मुझे सीट दे दीजिए, आप मुझे टिकट दे दीजिए, मैं आपकी पार्टी से लड़ना चाहता हूँ। बीजेपी ने उसे मना कर दिया, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं।
अब उसके बाद क्या होता, वो जाता है समाजवादी पार्टी के पास। रमेश नाम का व्यक्ति वो कहता है कि भाई मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मेरी छवि अच्छी है, आप मुझे टिकट दे दीजिए। उधर अखिलेश यादव जी भी मना कर देते हैं, नहीं भाई आप मत खड़े होइए, हम आपको टिकट नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही कैंडिडेट है और हम उन्हें देंगे, और हमारे कैंडिडेट पक्का जीत जाएंगे। तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसी तरह वो बहुजन समाजवादी पार्टी में चला गया व्यक्ति, वहां पर भी मना कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो कई पार्टियों का दरवाजा खटखटाया भी, लेकिन उसे किसी भी पार्टी का टिकट नहीं मिला। किसी भी पार्टी का टिकट नहीं मिला तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। उसने बोला मैं अब किसी पार्टी से नहीं खड़ा होऊंगा, उसने बोला मैं किसी पार्टी से नहीं खड़ा होऊंगा, किसी भी दल के सपोर्ट के बिना मैं जीतूंगा। और वो व्यक्ति जब जीत जाता है तो उसे बोला जाता है निर्दलीय सांसद बोला जाता है, या निर्दलीय अगर विधानसभा के चुनाव लड़ता है तो विधायक बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनाओ। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दल के सपोर्ट के क्या होता है निर्वाचित हो जाता है तो उसे निर्दलीय बोला जाता है, निर्दलीय सदस्य या निर्दलीय सांसद या विधायक बोला जाता है, जो भी वो जहां पर भी जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि निर्विरोध किसे कहा जाता है या निर्विरोध कब हम मानेंगे और निर्दलीय आप कब मानेंगे, किसे निर्विरोध कहेंगे और किसे निर्दलीय कहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक बातें हमने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस बात को नोट डाउन भी कर सकते हैं, दोबारा आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब आइए समझ लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, क्या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अगर मैं कहूं तो बहुत सारे लोग तुरंत अभी कहेंगे यस सर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हमने देखा है प्रधानमंत्री का चुनाव 2019 में हमने देखा है। कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया क्या बोल रहे हैं, क्या सर आप बात कर रहे हैं, अभी हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना हुआ है, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, आप यही कहेंगे अभी। लेकिन दोस्त यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। बस जो आपको दिख रहा है वो सत्य तो है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। जो आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री को हमने चुना है, जो आप देख रहे हैं वो सत्य तो है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, समझिएगा। जैसे अब 2024 में होने वाला है इलेक्शन, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा मेरी बात। देखिए समय भी हो रहा है लेकिन समझा दूंगा। देखिए समझिएगा, 2024 में होने वाला है इलेक्शन प्रधानमंत्री का, बिल्कुल प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला है। ठीक, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन दोस्त समझिएगा, वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि वो लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि 2024 में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। किसके सदस्यों को चुनाव होगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। अब समझिएगा, जब 2024 में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी, यानी कि चुनाव के लिए। जैसे कि सपा की बात करते हैं तो सपा अपने कैंडिडेट को उतारेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने, बीजेपी अपने, कांग्रेस अपने, ठीक है, सभी पार्टियां अपने अपने सदस्यों को उतारेंगे, अपने अपने लोगों को उतारेंगे मैदान में कि लोकसभा के सीट के लिए या लोकसभा के चुनाव के लिए। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए सभी पार्टियां क्या करेंगी, अलग अलग कैंडिडेट उतारेंगी। अब समझ लेते हैं, मान लेते हैं 4 पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और हम मान लेते हैं किसको, बहुजन पार्टी को नहीं तो आम आदमी पार्टी को मान लेते हैं। चलिए बहुजन पार्टी को ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका नेम 2-3 बार आ चुका है। समझिएगा इस कहानी को। देखिए अब 2024 में क्या होगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा, 4 पार्टियां खड़ी होंगी, 4 पार्टियां मान लेता हूं मैं खड़े होंगे, ठीक है, चारों पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा सीट पाएंगी, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट पाएंगी या जो बहुमत को क्रॉस करेंगी, वही पार्टी क्या करेंगी, सरकार बनाएंगे, वही पार्टी सरकार बनाएंगे। ठीक, अब समझिएगा कहानी। या एक आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी में हटा दे रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं आम आदमी पार्टी को।
देखिए मान लीजिए 4 पार्टी यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और सपा, 4 पार्टी यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर हम एक चीज ये देख रहे हैं, अगर बीजेपी के चेहरा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं, ठीक है, आप उनको देख ही रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में राहुल जी बनने को पूरा मन बना लिए होंगे कि मुझे प्रधानमंत्री ही बनना है, ठीक है। सपा के बारे में बात करते हैं तो अखिलेश जी कहेंगे भाई हमें ही बनना है, हम किसी को नहीं बनने देंगे, प्रधानमंत्री का पद है, कोई छोटा मोटा पद है नहीं। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस बात को कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे किसे बनाना है। मान लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हम वही रहेंगे। अब क्या होता है कि इन्होंने किसी भी व्यक्ति, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बहुमत पाती है आम आदमी पार्टी पाती है, यहाँ पर बहुमत कौन पाती है, आम आदमी पार्टी पाती है, इन तीनों लोग को साइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात को कौन डिसाइड करता है, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। पार्टी, लोकसभा में सभी सदस्य चुने जा चुके हैं और सबसे ज्यादा सीट किसको मिल गया है, कि मिल गई है, सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही मना कर दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो डिसाइड कर रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब मान लीजिए पार्टी ने डिसाइड कर दिया किसे, जो संजय सिंह है, काफी ठीक ठाक बोलते हैं, उनकी जो भाषा शैली होती है मुझे अच्छी लगती है और जो भी वो बोलते हैं उनकी सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगती है कि वैसे मैं किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि लेकिन हाँ उन व्यक्ति के जो संजय जी हैं उनके जो बोलने के तरीके हैं बड़े अच्छे हैं। जैसे वे जब भी कोई बातें बोलते हैं तो उनके हाथ में डेटा होता है, ठीक है। अब डेटा कितना सही होता है क्या नहीं होता वो जानते होंगे, या तो जिसको बताते हैं वो समझते होंगे। आज तक हमने उनके डेटा को चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ वे ज्यादातर जब भी बोलते हैं तो वे डेटा दिखाते हैं कि ये बातें हुई हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनको एक तरीके से पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि एक प्रधानमंत्री बनेंगे, एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि एक प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस अब जो प्रधानमंत्री बनेंगे उनका जो एक तरीके से पूरा ब्यौरा होता है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन नियुक्त होना चाहता है, और पूरा एक तरीके से राष्ट्रपति के पास चला जाता है, मंत्रिमंडल वगैरह कौन कौन उनके मंत्रिमंडल में होंगे, ठीक है, सारा कुछ चला जाता है। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, नियुक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है, अगर आपसे कोई कहता है कि क्या प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है या नहीं, या उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो आप बताइएगा कि नहीं, उन्हें नियुक्त किया जाता है। इसके पीछे की कहानी मुझे ये सब बताना था, इसलिए मैंने इतना लंबा किया नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता, मैं आपको फैक्ट नहीं रखवा रहा हूँ, बस केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे फैक्ट रखवाना होता तो एक ही बार में सारा 2 मिनट में खत्म कर देता, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको फैक्ट रटाऊं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। जिस तरह से समझिएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्त किया जाता है और उनके जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है, उसी तरह से जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है, ना कि उनका निर्वाचन होता है। पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं और उनके शपथ वगैरह दिलाते हैं, ठीक है। और उनके मंत्री मंडल में कौन कौन लोग रहेंगे, ठीक है, उनके साथ कौन कौन मंत्री होंगे उनको भी वही करवाते हैं राज्यपाल, ठीक। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है तो आप बता दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्त किया जाता है, और उसी तरह से मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, नियुक्त किया जाता है। अब आइए लास्ट पॉइंट आज की बातों में समझ लेते हैं कि लाभ के पद क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो लाभ के पद पर ना हो, अगर कोई इस पद पर जाना चाहता है तो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, कोई वो नियमित सैलरी ना लेता रहा हो, जैसे कि सरकारी विभाग में कोई ना रहा हो तो उसे लाभ का पद माना जाता है, यानी कि अगर वो उस पद पर है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। अब लाभ का पद कौन सा पद नहीं माना जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है
तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, उसे लाभ के पद से बाहर रखा गया। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी उस पद को भी लाभ का पद नहीं माना गया। अगर राज्यपाल की बात करते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की बात करते हैं तो वो भी पद क्या होता है, एक तरीके से लाभ का पद नहीं माना जाता है। संघ अथवा राज्य के मंत्री, संघ अथवा राज्य के मंत्री की बात करते हैं तो वो भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाभ का पद क्या नहीं माना जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या जो भी ये सब हैं, ठीक है, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और बातें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो केवल लोकसभा का सदस्य होगा। ये भी बातें आप गलत सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री वो भी व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा की भी सदस्य होगा तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, नहीं तो आप सोचें कि केवल और केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। बिल्कुल ऐसा सोचना गलत है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है सदस्य, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसे प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, वो किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको मेरी बातें क्लियर नहीं है, किसी चीज़ को लेकर आपको समझ में नहीं आई है वो बातें, तो एक बार आप कमेंट करिएगा। नहीं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, सीधा मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। जाते जाते लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा अगर आपको मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।